Hello student, my name is Anita Rathore. Today we are starting our third chapter, Motion in a Straight Line. In this chapter, today we will learn about the topic Motion in a Straight Line, Distance and Displacement, Scalar and Vector. So the first topic is path. The line joining the successive position of a moving body is called its path. The length of the actual path between the initial and the final position gives the distance traveled by a body. Distance is a scalar quantity. तो पाथ क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो एक डिस्टेंस कवर की जाती है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, वो होती है उसकी पाथ या पाथ की लंबाई। और पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है और जहाँ पर उसने अपनी जर्नी ख़त्म की है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो उसने टोटल एक्चुअल लेंथ कवर की है वो है डिस्टेंस। जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देखें, फर्स्ट डायग्राम में ये यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से चलने पर इसने यहाँ पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितने ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर। तो इसके थ्रू जो लेंथ चली गई वो कितनी हुई? 7 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 7 किलोमीटर। सेकेंड डायग्राम में देखेंगे, सेकेंड डायग्राम में ये व्यक्ति इसने यहाँ से स्टार्ट किया था। पहले ये फर्स्ट टाइम ऐसे गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस इस तरीके से इधर आया, यानी कि जहाँ से अपने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं से इसने चलना स्टार्ट किया। जहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहीं से इसने चलना स्टार्ट किया और वापस 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद वापस ये उसी पोजीशन पर लौट गया। यानी कि हम ये कहें कि जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से ये वापस जर्नी को कवर करके उसी पोजीशन पे वापस आ गया है। तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस किसी भी दो पोजीशंस के बीच में एक्चुअल लेंथ होती है, और वो दोनों पोजीशंस सेम भी हो सकती हैं और वो दोनों पोजीशंस अलग अलग भी होती हैं। अगर वापस व्यक्ति उसी पोजीशन पे लौट के आ जाए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, और अगर वो उस जगह पर लौट कर नहीं आ रहा है तो जैसा कि इस डायग्राम में था, इस डायग्राम में इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे गया, फिर इस तरीके से गया, तो ये 5 + 2, तो इसका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अलग अलग रहे। यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और दोनों के बीच में जो एक्चुअल लेंथ थी वो 7 किलोमीटर थी। बट यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही रहा। पॉइंट सेम है लेकिन डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है? डिस्टेंस उसने डबल ट्रैवल किया है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर की है वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट joining the initial and final position of a moving body. It is a vector. मीन्स जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए, ये जो व्यक्ति है ये वाला, इसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। पहले इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया, फिर इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस इसके थ्रू कवर हो गई हमारी 5 + 2 7 किलोमीटर। बट अगर हम इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, तो वो डिस्टेंस ये होगी।
तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है चलने वाले पर्सन की पोजीशन पे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और अ लाइन सेगमेंट joining the initial and the final position of a moving body। और जब हम इस डायग्राम में जब हम इस एरो का इसका ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 6.57 किलोमीटर, जो ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेस देन टू द कवर्ड डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है कवर्ड डिस्टेंस से। अब सेकंड डायग्राम में देखते हैं। सेकंड डायग्राम में इस पर्सन ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, अगेन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो इसका हो गया 10 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन भी इसकी यही है और फाइनल पोजीशन भी इसकी यही है, दोनों पोजीशंस इसकी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, राइट। If a body changes from one position x1 to another position x2, then the displacement delta x in the time interval delta t equals to t2 minus t1 is delta x equals to x2 minus x1। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मीन्स उसकी अगर फर्स्ट जो पोजीशन है यानी कि इनिशियल पोजीशन है x1, यानी कि किसी भी बॉडी की इनिशियल पोजीशन कितनी है, इनिशियल पोजीशन है x1 और फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन है x2, देन द डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा यानी कि x2 माइनस x1, इसको हम लिखते हैं डेल्टा x से। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, तो डेल्टा x से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों पोजीशंस के बीच में जो चेंज होगा यानी कि जो हमारा डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा x। और टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम इंटरवल अगर फर्स्ट पोजीशन पे जब वो था, यानी कि जब वो व्यक्ति x1 पे था तब टाइम था t1, और जब वो x2 पर पहुंचा तो टाइम था t2। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा t। तो इस डेल्टा t टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा t टाइम में उसने कवर किया डेल्टा x। और डेल्टा t किसके इक्वल है, डेल्टा t इक्वल है t2 माइनस t1 और डेल्टा x इक्वल है x2 माइनस x1। तो उसको हम फिजिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, कंक्लूजन्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या कंक्लूजन है देख लेते हैं। फर्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड है। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वो सारी क्वांटिटीज़ जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू या हम कहें कि यूनिट प्लस डायरेक्शन होता है, वो सारी क्या होती हैं, वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। सेकंड है द डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट का वही यूनिट होता है जो कि लेंथ का यूनिट है। जैसे कि लेंथ का यूनिट कितना है, मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर किलोमीटर में ही व्यक्त करेंगे। थर्ड है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव।
दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा, मान लीजिए व्यक्ति अपना यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया और इसमें उसने डिस्टेंस कवर की 2 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई वो क्या आई, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जाता है और फिर वापस इधर ही आ जाता है, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये फाइनल पॉइंट भी यही रहा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना रहा, 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद वो इतना आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया, यानी कि पहले उसने कवर किया, यहाँ से मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गया और इधर जाने समय उसने कितना कवर किया, 2 किलोमीटर, ठीक है। और वापस जब वो आया तो वो यहाँ पर आकर रुक गया, तो यहाँ पर आकर उसने बैक डायरेक्शन में कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इनिशियल पोजीशन तो उसका ये था, ये, और फाइनल पोजीशन ये था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 किलोमीटर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर जो होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस इस डायरेक्शन में गया और यहाँ जाके रुक गया, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये, और यहाँ से उसने कवर किया 2 मीटर, यहाँ तक गया 2 मीटर, फिर वापस वो यहाँ पर आया, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर ये हो गया 4 मीटर, और यहाँ पर जाके रुक गया। तो ये जो इस डायरेक्शन में, यानी कि हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट के बीच में, यानी कि ए पॉइंट इसको नाम दे देते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में निकालेंगे। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 2 मीटर, बट डायरेक्शन कितनी रही, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट रही, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। फोर्थ, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल डिस्टेंस किसी पर्सन के थ्रू कवर की जाती है, वो एक्चुअल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है बी पॉइंट तक, ठीक है। अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक गया बी पॉइंट तक, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि उसने 10 मीटर कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो कि अगर हम माने तो ये इससे 2 मीटर, जो कि हमेशा एक्चुअल डिस्टेंस से, जो कि इस एक्चुअल डिस्टेंस से कम है, तो हम ये कह सकते हैं इस बेसिस पर कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल डिस्टेंस से कम है। और एक दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमारा कोई भी पर्सन ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक गया, इस तरीके से गया, तो यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर की 1 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसका यही रहेगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी इसका 1 मीटर ही रहेगा, तो इस कंडीशन में ये इक्वल आएगा। तो हमेशा जो होता है डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगा, और या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज
the displacement is always equal or less than by the distance. Fifth, the displacement of an object between two points does not tell exactly how the object actually moved between those points. डिस्प्लेसमेंट को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उस पर्सन ने एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर की है, ठीक है। तो मीन्स अगर मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर हाउस तक जाना है, आपको अपने घर से जयपुर हाउस तक जाना है या कोई भी डिस्टेंस कवर करनी है, मान लीजिए आपको अपने घर से सदर तक जाना है, तो आप तो बाय रोड घूम कर जाओगे। लेकिन अगर हम पूरे एरिया में हम ये देखें कि हमारे घर की पोजीशन से सदर की पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में देखें, तो स्ट्रेट लाइन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक्चुअल डिस्टेंस से कम आएगा। लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट को देखकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली हमने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, कितनी डिस्टेंस हमने चली है। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ अ यूनिक पाथ विच कैन टेक द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का एक यूनिक पाथ होता है और ये उस पार्टिकल को उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो यहाँ पर आप फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर एक बॉल दे रखी है। बॉल आपकी ए पॉइंट से इस तरीके से घूमते हुए सी को कवर करते हुए बी तक पहुँची। तो ये जो कवरिंग लेंथ है ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। So there is a difference between the distance and displacement. First is the most important difference. Distance is a scalar quantity, it has not direction. Displacement is a vector quantity, it has direction. Distance traveled by a moving body cannot be zero. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मान लीजिए कि कोई पर्सन इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट तक गया है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। और सेकेंड है फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए कोई भी पर्सन एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इस सर्कल पर मूव कर रहा है, उसने यहाँ से शुरू किया था, ए पॉइंट से यहाँ से उसने शुरू किया था और वापस घूम के वो यहाँ पर ही आ गया। तो जब वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया अपनी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रही है। तो जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रही है तो दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, ज़ीरो। और जब दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस ज़ीरो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या रही, ज़ीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें डायरेक्शन का कोई भी यूज़ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एट्सेट्रा। डिस्प्लेसमेंट जिसका कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है तो उसका भी डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इसलिए उसका भी डायरेक्शन है। मोमेंटम और फोर्स
इन दोनों में भी डायरेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फोर्स तभी हम लगाते हैं, फोर्स को लगाते वक्त या किसी भी बॉडी को पुश या पुल करते वक्त हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश या पुल करते हैं, तभी हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। तो फोर्स के साथ साथ, फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।